तो वास्तविक संख्या में हम लोग क्या क्या जाने, एक तो जानेंगे प्राकृत संख्या जो क्या होता है गिनती वाले संख्याएं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 जहां तक भी चला जाए वो सभी के सभी क्या होता है प्राकृत संख्या होता है। पूर्ण संख्या क्या होता है 0 1 2 3 4 ये सब क्या हो गया पूर्ण संख्या हो गया। सम संख्या क्या होता है 0 2 4 6 8 ये सब क्या हो गया सम संख्या, या इसको क्या कहते हैं इवन नंबर कहते हैं। विषम संख्या क्या होता है तो 1 3 5 7 जिस संख्या के अंत में 1 3 5 7 9 इस तरह से अगर दिखाई पड़े तो क्या हो जाएगा विषम संख्या। एग्जाम्पल में अगर हम ले लें कि बताओ 4 7 9 2 ये कौन सा नंबर है, सम संख्या है कि विषम संख्या है? क्यों? क्योंकि इसके अंत में क्या है 2 है। अगर हम बोले 3 4 3 2 क्या है सम संख्या है। अगर हम इसको बोले 2 3 7 5 क्या है विषम संख्या। ठीक है इस तरह से। अब देखो उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जिसको हम लोग क्या कहते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या क्या होता है जिन संख्याओं का केवल दो गुणनखंड अर्थात 1 और स्वयं संख्या होते हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि केवल वे संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, है ना। जैसे मैं आप 2 को ले लूं, 2 का कितना गुणनखंड होता है 2, ये 1 से विभाजित होगा और 2 से विभाजित होगा। 3 1 से विभाजित होगा और 3 से विभाजित होगा। 4 ये होगा ये नहीं होगा, है ना। तो 4 नहीं होगा तो इसके अलावा कौन सा होगा 5, कितना कितना से 1 और 5, ठीक है। फिर 7 इसकी से 1 और 7, ठीक है। इस तरह से और भी चलते जाएगा। जो संख्या केवल क्या हो खुद से कटे मतलब स्वयं से और 1 से विभाजित होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें परिमेय संख्या की, इसकी बात करें परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग इंग्लिश में रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो ऐसे तो रेशनल नंबर हम लोग उसको बोलते हैं जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है ना, और जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। लेकिन हम लोग रेशनल नंबर अगर अब जाने तो कुछ इस तरह से जानेंगे वे संख्याएं जिसका पूर्ण वर्गमूल निकाला जा सके, पूर्ण वर्गमूल निकाला जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। है ना। जैसे में आप देख लो 4 का वर्गमूल निकाला जा सकता है, ठीक है। 9 का वर्गमूल निकाला जा सकता है,
1 का वर्गमूल निकाला जा सकता है, फिर 121 का वर्गमूल निकाला जा सकता है, 49 का वर्गमूल निकाला जा सकता है। तो ये सारी संख्याएं क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। अब अदरवाइज क्या हो गई है? अपरिमेय संख्या। जिसका वर्गमूल नहीं निकाल सके तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा, और जिसका वर्गमूल निकाल लें वो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा बात? इसको लिख लीजिए। अब देखो, जैसे तुम्हारे पास क्वेश्चन रहेगा कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले थोड़ा सा सोचो कि अगर √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है? √2 कैसे अपरिमेय संख्या है बताओ? √2 को हम लोग अपरिमेय संख्या क्यों कह रहे हैं? √2 को हम लोग अपरिमेय संख्या इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है ना। तो √2 को वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, इसलिए इसको अपरिमेय संख्या कह रहे हैं। अगर हम इसको प्रूव करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो हम लोग को लिखना होगा माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो हम लोग इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते हैं? तो √2 = क्या मैंने लिख दिया? p/q। ये भी मैंने क्या किया है? माना है। ठीक है, माना है। फिर हम लोग क्या करेंगे? दोनों ओर वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? दोनों ओर वर्ग करेंगे। यहां पर लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। तो √2 का वर्ग कितना होगा? √2 का वर्ग कितना होगा? 2। और t का स्क्वायर का क्या हो जाएगा? p²। और q का कितना हो जाएगा? स्क्वायर, q²। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि जो 2q² है, ये q² है, ये डिवाइड में इधर आकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, बराबर क्या हो जाएगा? p²। और चूंकि ये जो p² है इसके बराबर क्या है? 2q²। और जिसका गुणनखंड 2 हो वो कैसा संख्या होता है? सम संख्या होता है। क्या होता है? चूंकि ये 2 से गुना है तो कोई भी संख्या जो 2 से गुना होता है वो क्या होता है? सम संख्या होता है। तो ये क्या है? सम संख्या है। तो जब ये सम संख्या है तो ये इसी के बराबर है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि p² बराबर क्या है? सम संख्या। क्या है? सम संख्या। ठीक है, और p² बराबर जब सम संख्या है तो हम लोग को इसका आगे का काम क्या करना है? फिर से हम लोग को कुछ मानना है। किसके बराबर? p बराबर है। ठीक है, तो p बराबर हमने क्या मान लिया? 2m। क्या मान लिया? 2m माना 2। ठीक है, और फिर दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो यहां पर p का स्क्वायर हो गया और यहां पर क्या हो गया? 2m का स्क्वायर हो गया। यहां पर लिख देंगे दोनों ओर वर्ग करने पर। तो p का स्क्वायर कितना? p² और 2m का स्क्वायर कितना? 4m²। क्या होगा कि नहीं होगा? होगा ना। उसके बाद की बात अगर देखें तो यहां पर देखिए p² बराबर हमने क्या निकाल रखा है? 2q²। तो ये इक्वेशन अगर फर्स्ट हम लोग मान लेते हैं तो p² बराबर 2q² होगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे? 2q² बराबर 4m²। और यहां से 2 × 4 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये 2q² मैंने कहां से लाया? क्योंकि p² बराबर 2q² था तो मैंने इसके जगह पर ये लिख दिया और 2 × 4 कट गया। तो q² बराबर क्या हो गया? 2m²। क्या हो गया? 2m²। और जब q² बराबर 2m² आ गया तो इससे प्रूव हो गया कि q² भी क्या है? सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है। और जब q² सम संख्या है, p² सम संख्या है तो हम लोग लिख सकते हैं कि p² बराबर q² बराबर क्या है? सम संख्या है। सम संख्या है। क्यों सम संख्या है? क्योंकि दोनों में
दो कॉमन है, दो क्या है, कॉमन है या उभयनिष्ठ है, जो असंभव है, और इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग √2 को क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं कि ये अपरिमेय संख्या। समझ आई बात? अगर नहीं समझा तो फिर से समझ लो। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, सबसे पहले हम इसको परिमेय मान लेंगे। √2 बराबर क्या होता है, p/q। माना कि जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर हम लोग को मिल जाएगा √2 का स्क्वायर 2 और p का स्क्वायर p स्क्वायर, q का स्क्वायर q स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2q स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बराबर में p स्क्वायर। यहाँ पर p स्क्वायर बराबर क्या हो गया, सम संख्या। तो p स्क्वायर बराबर सम संख्या, तो p बराबर कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। तो यहाँ p का स्क्वायर कितना हो जाएगा, p स्क्वायर बराबर 2m का स्क्वायर 4m स्क्वायर। फिर से मानना है, यहाँ पर इस बात को समझ लेना है। और यहाँ पर हम लोग क्यों मान रहे हैं, क्योंकि q स्क्वायर p स्क्वायर तो सम संख्या प्रूव हो गया है। अब हम लोग को किसको प्रूव करना है, q स्क्वायर को। तो q स्क्वायर बराबर यहाँ पर भी क्या आ गया, 2m स्क्वायर। तो दोनों क्या हो गया, सम संख्या, क्योंकि दोनों का गुणज कितना है, 2 है। अब यहाँ p स्क्वायर भी सम संख्या, q स्क्वायर भी सम संख्या है, जहाँ दो क्या है, कॉमन है और जो असंभव है, इसलिए √2 क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गया। समझ में आया बात या नहीं आया? देखो अभी तो मैंने प्रूफ किया था √2, इस बार करेंगे √3। तो सिद्ध करेंगे √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। लेकिन इसमें एक बात अच्छी होती है कि इसमें उस तरह से हम लोग को करना नहीं होता, √2 की तरह नहीं करना होता, ये उससे काफी आसान होता है ना। अगर हम लोग क्या करें, लिखेंगे माना कि कुछ काम उसी के जैसा होगा और कुछ काम थोड़ा सा क्या होगा, अलग होगा। तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो √3 बराबर हम लोग क्या मान सकते हैं, p/q। माना कि जो काम मैंने पिछली बार भी किया था, फिर हम क्या करेंगे, √3 का स्क्वायर इक्वल टू p/q का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे यहाँ पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर 3 और इधर क्या आ जाएगा, p²/q²। अब यहाँ पर पिछली बार मैंने इस पूरे को उठाकर लेकर चला गया था इधर, ठीक है। लेकिन इस बार क्या करना है कि पूरा को उठाकर नहीं ले जाना है। इसमें 2 क्यूब है, एक क्यूब को ले जाना है और एक क्यूब को क्या करना है, छोड़ देना है। एक क्यूब को ले जाना है, एक क्यूब को छोड़ देना है। अगर देखा जाए तो 3q क्या है, 3q क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, क्या है, पूर्णांक। ये फ्रैक्शन में नहीं है। लेकिन p²/q एक क्या है, भिन्न है। क्या है, भिन्न है। दोनों में अलग अलग संख्याएं हैं, दोनों जो है वो अलग अलग नंबर है। तो ये कहने का मतलब ये हुआ क्या, भिन्न और पूर्णांक कभी बराबर हो सकते हैं। इसको मैं बोल रहा हूं पूर्णांक, इसको मैं बोल रहा हूं भिन्न, तो क्या पूर्णांक बराबर कभी भिन्न हो सकता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, इसलिए पूर्णांक बराबर क्या आ रहा है, भिन्न, जो असंभव है। इसलिए हम कह सकते हैं कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। यह उससे काफी आसान है, क्या नहीं है, यह उससे काफी आसान है कि माना कि √3 बराबर, √3 क्या है, परिमेय संख्या है। √3 बराबर क्या माननी है, p/q। तो √3 का स्क्वायर 3 और p/q का स्क्वायर p²/q²। यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 क्यू था, एक क्यू को उठाकर इधर ले आया, तो ये 3q हो गया। बराबर में क्या हो गया, p²/q। 3q क्या है, पूर्णांक है। p²/q क्या है, भिन्न है ना। तो यहाँ पर इसलिए पूर्णांक बराबर भिन्न, जो क्या है, असंभव है, जो क्या है, असंभव है। इसलिए हम कह सकते हैं कि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय
संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय होता है। अपरिमेय होता है। जब भी हम लोग एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो उसका योग जो होगा वो हमेशा क्या होगा? अपरिमेय होगा। जैसे 3 + √2, 4 + √3, 7 + √5। इसमें एक परिमेय है तो एक अपरिमेय, एक परिमेय है तो एक अपरिमेय, एक परिमेय है तो एक अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय का योगफल हमेशा क्या होता है? अपरिमेय होता है। अगर उसी तरह से दूसरी बिंदु के बारे में बात करें तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का वियोगफल, वियोगफल मतलब घटाव, हमेशा अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय होता है। जैसे 3 - √5, 7 - √2, 2 - √3। इस तरह से अगर एक परिमेय और एक अपरिमेय है और इन दोनों का हम लोग क्या करें? वियोगफल निकालें तो क्या हो जाएगा? दोनों अपरिमेय ही होगा। तीसरा, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। जैसे 7 √2, इन दोनों के बीच कोई साइन नहीं है तो क्या है? गुना है। 5 √3, 7 √5, 2 √7 इत्यादि, है ना? इस तरह से। फिर है परिमेय और अपरिमेय का भागफल हमेशा अपरिमेय होता है। जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे में हो जाएगा इसमें 7 बटा √2, √2 बटा 3, √5 बटा 7, इस तरह से, है ना? इस तरह से चलते जाएगा। तो ये 4 बिंदु याद रखना है कि परिमेय अपरिमेय का योगफल हमेशा अपरिमेय होता है, परिमेय अपरिमेय का वियोगफल हमेशा अपरिमेय होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, परिमेय और अपरिमेय का भागफल हमेशा अपरिमेय होता है। ठीक है? सभी के एग्जाम्पल याद रखने हैं।